महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल चल रही है। डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पदभार संभालने जा रही हैं। सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह केवल 10 मिनट का होगा, जिसके लिए राजभवन में तैयारियां चल रही हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत देहरादून से मुंबई लौटे। सुनेत्रा भी कल देर रात बारामती से कार से मुंबई पहुंच गई हैं। पवार परिवार की रस्साकसी के बीच अब एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। शरद पवार ने शुक्रवार रात एक मीटिंग बुलाई थी। इस बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों के भविष्य पर चर्चा होनी थी। साथ ही पार्टी का विलय भी बैठक के एजेंडे में था। सत्ता के बंटवारे पर भी बात होनी थी, लेकिन इस बैठक में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार नहीं पहुंची। अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार भी दादा शरद पवार की बुलाई बैठक से नदारद रहे। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शरद पवार और अजित पवार साथ मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो 17 जनवरी का है। 16 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए चाचा भतीजे के बीच ये बैठक हुई थी। हालांकि अजित पवार के निधन के बाद शरद गुट के नेताओं का दावा है कि एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर को लेकर ये आखिरी बैठक थी। एनसीपी अजीत और शरद गुट के विलय को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि 4 महीने से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद से ये बातचीत रुक गई है। बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच इस विषय पर सकारात्मक दिशा में चर्चा हो रही थी और आने वाली 12 तारीख को दोनों पार्टियों के विलय का ऐलान भी होने वाला था, लेकिन अजीत के निधन से ये मामला अब रुक गया है। पवार फैमिली में एक बार फिर से दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अजित पवार के अस्थि विसर्जन तक वो हमारे साथ थी, लेकिन डिप्टी सीएम पद को लेकर कोई बात नहीं हुई। फैमिली के सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा के इतने जल्दी शपथ लेने के फैसले से शरद पवार नाराज हैं। परिवार कुछ दिन के इंतजार के पक्ष में था। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही सुनेत्रा पवार ने 2024 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कुछ महीनों बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2023 से पहले तक वो राजनीति माहौल में रही, मगर एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर थी। आपको बता दें कि उनका मायका भी राजनीति में सक्रिय रहा था। सुनेत्रा के पिता स्थानीय नेता थे और उनके भाई भी कई राजनीतिक पदों पर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में बर्ड फ्लू फैलने से हड़कंप मच गया है। 10,000 से ज्यादा कौवों की मौत हो गई है। कुछ मुर्गियों की भी मौत हो गई। दरअसल वार्ड नंबर 31 में हजारों कौवों के शव खेतों में पड़े मिले, जिनके बाद नगर निगम ने भोपाल लैब में मृत कौवों के सैंपलों को टेस्ट के लिए भेजा, जहां बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई। रिपोर्ट आने के बाद लोगों में दहशत है। हालांकि संक्रमण ना फैले, इसके लिए स्प्रे और कौवों के शवों को जमीन के काफी नीचे दफन किया गया है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में बनी एसआईटी में बुरानाटा थानाधिकारी, शकील और साइबर एक्सपर्ट शामिल हैं। वही मेडिकल बोर्ड आज साध्वी प्रेम बाइसा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकते हैं। वही पुलिस ने शुरुआती जांच में इंजेक्शन के रिएक्शन की आशंका जताई है। साध्वी को 2 अलग अलग कंपनी के इंजेक्शन लगाए गए थे। पुलिस इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग कर्मचारी देवी सिंह राजपुरोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पिछले साल सितंबर में बरेली में हुई हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश को लेकर जांच में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट में पेट्रोल एसिड हमले की पुष्टि हुई है। अब इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में अब हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि बिना अनुमति के 26 सितंबर को तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था और फिर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी। पुलिस वालों पर पथराव, पेट्रोल और एसिड हमला किया गया था। पटना की चर्चित नीट छात्रा के संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे मिलेगी। आपको बता दें कि नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकी संगठन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है।
आपको बता दें कि टोलगाम इलाके से आतंकवादी 18, 22 और 24 जनवरी को भाग गए थे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें डोडा की हैं, जहां पर भीषण बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। घर की छतों पर मोटी मोटी बर्फ की परतें जम गई। ड्रोन तस्वीरों में नजारा इतना दिलकश और मनमोहक है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। उधर श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में 1,06,092 रुपए की कमी आई। इसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 2,91,922 रुपए हो गया है। वही 24 कैरेट सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने के दाम करीब 20,000 रुपए तक कम हो गए। इसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव अब 1,49,075 रुपए हो गए। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार सोने चांदी को लेकर देश को बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में सोना चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर सकती है। अभी सोने चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे घटाकर 4% किया जा सकता है। सरकार अगर ये फैसला लेती है तो आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसके बाद सोना करीब 3,000 और चांदी 6,000 रुपए तक सस्ती हो जाएगी। 1 फरवरी से नई कार, जीप या वैन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। एनएचएआई ने जानकारी दी है कि फास्टैग जारी करते समय अब केवाईसी की जरूरत नहीं है। केवाईसी सरकार की तरफ से फास्टैग के प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। वही पुरानी जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा है, उन्हें भी रूटीन केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। सरकार के फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिली है। अब लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कार मालिकों को इंतजार नहीं करना होगा।